हेलो एवरीवन, आज हम इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ISLM कर्व, ISLM एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस एंड मनी सप्लाई। इसमें सबसे पहले थोड़ा बहुत हम क्लासिकल और कीन्सियंस थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लासिकल थ्योरी जो कि एडम स्मिथ ने दी थी और कीन्सियंस थ्योरी जो कि कीन्स ने रिसेशन के टाइम पर दी थी 1929 टू 33 के टाइम पर। क्लासिकल थ्योरी जो कि एडम स्मिथ ने दी थी, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता था, उस थ्योरी के ही बेस्ड पर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे और कीन्सियंस थ्योरी के बेस्ड पर मनी सप्लाई और मनी डिमांड की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम IS कर्व से, यानी कि इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व से। IS कर्व जो डिराइव होता है और जिस कर्व में हम जिस चीज़ की सबसे पहले बात करेंगे वो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा रियल GDP, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बात करेंगे उस प्लेस की या उस पॉइंट की जहाँ पर सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है IS कर्व की वो ये है कि जो रियल मार्केट की इसके अंदर बात करते हैं, यानी IS कर्व का हर एक बिंदु उस इक्विलिब्रियम को शो करता है जो गुड्स और सर्विसेज के इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिराइव करे या दिखाए। यानी हम किस मार्केट की बात करते हैं IS कर्व में? रियल मार्केट की बात करते हैं, गुड्स और सर्विसेज के इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करते हैं। अब सबसे पहले आते हैं कि आखिर इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है जो ये शो करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट उतनी कम होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी कम होगी इन्वेस्टमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। ये हमारा कर्व है जो कि शो कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को y एक्सिस पे दिखाया गया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को x एक्सिस पर दिखाया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी ज़्यादा है हमारा इन्वेस्टमेंट उतना कम है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो उसी के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वर्स में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से हमारी GDP को, हमारे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को इम्पैक्ट डालता है इनके ऊपर और इनको प्रभावित करता है। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि मल्टीप्लायर में क्या होता है। मल्टीप्लायर के अंदर हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट होता है जो ये शो करता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट में होने वाला चेंज हमारे इनकम में उससे कई गुना अधिक चेंज करेगा। लेकिन जब हमें डिराइव करना होता है IS कर्व तो उस टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कांस्टेंट ना लेकर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज लेते हैं, वेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट कांस्टेंट। अब अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कि कम हो जाता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो ऑब्वियसली कि हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों को, लोगों की इनकम बढ़ेगी और ऑब्वियसली उनका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, मनी की डिमांड बढ़ने लगेगी लोगों की। लेकिन जब मनी की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट घट जाएगा और GDP घट जाएगा, और यही सर्कुलर वे में फंक्शन चलता रहेगा। अब हम अपने प्रोसीजर पे चलते हैं कि किस तरीके से IS कर्व डिराइव होता है। लेकिन IS कर्व के डिराइव करने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि IS कर्व इम्पैक्ट डालता है और रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, GDP का, सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का। जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो उन कॉम्बिनेशन को दिखाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और GDP के। तो अब हम देखते हैं, ये है हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये है हमारा रियल GDP। ये 45 डिग्री का एंगल है जो कि हमारा Y है, जिसे हम एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं, और ये है हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। जब हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर E था तब हमारा Y था
रियल जीडीपी, और यहाँ पर हम ई के बराबर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और सेविंग कर रहे थे। इसी तरीके से जब हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़कर इवन हो गया, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कब बढ़ा होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर उस टाइम बढ़ा होगा जब हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट गया होगा। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ई से बढ़कर इवन हो गया। जब इवन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हुआ तो इस पॉइंट पर हम कर रहे हैं अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, यहाँ पे कम था, तो हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ाया, जीडीपी बढ़ाया, मनी डिमांड बढ़ा, और उसके रिजल्ट से रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से बढ़ गया और इन्वेस्टमेंट जीडीपी सब गिर गया। तो हम इवन पर थे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था, लेकिन फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाने से हम किस पर आ गए, E2 पर आ गए, जहाँ पर हमारा ये सेविंग है और ये इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग शो करता है। यानी E1 E2 के हर बिंदु पर हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, इनकम के बराबर है, रियल जीडीपी के बराबर है, और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो हर एक बिंदु पर सेविंग किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अगर हम इस पार्ट पर आए, इस वाले पार्ट पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो कम है, किससे कम है, हमारी इनकम से, और हमारा जो सेविंग है वो ज़्यादा है हमारी इन्वेस्टमेंट से। यानी यहाँ पर कौन ज़्यादा है, हमारी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, हमारी इनकम ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या ज़्यादा है, हमारी सेविंग ज़्यादा है। तो जब ये चीज़ इस तरह से होगी तो हम तब तक अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ाते रहेंगे जब तक ये एक्सपेंडिचर बढ़ाकर इनकम के इक्वल ना हो जाए और हम फिर से वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते। इसी तरीके से अगर हम इस पार्ट पर देखेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, वो ज़्यादा है इनकम से, और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है हमारी सेविंग से। तो हम तब तक अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करते रहेंगे जब तक कि वो सेविंग के बराबर ना हो जाए, तब तक हम अपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कम करते रहेंगे जब तक कि वो हमारे इनकम के बराबर नहीं हो जाता है। ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है जो हमें रिलेशनशिप बताता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, रियल जीडीपी में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। हम ये पढ़ चुके हैं कि जब हम आईएस कर्व को डिराइव करते हैं तब हम बात करते हैं रियल मार्केट की, एक ऐसे मार्केट की जहाँ पर हम गुड्स और सर्विसेज को ख़रीद और बेच रहे हैं, और इस मार्केट में हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के हर एक बिंदु पर इनकम बराबर होती है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की, और सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन डिसइक्विलिब्रियम अगर हो रहा है तो उस डिसइक्विलिब्रियम में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन इनकम हो जाती है, और जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, हम खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा होगी, और जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है तो हमारी सेविंग ज़्यादा होगी, और हम तब तक उस चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर हम इससे आईएस कर्व को किस तरह से डिराइव करेंगे, या इस बिंदु से हम आईएस कर्व को कैसे डिराइव कर सकते हैं। हमने ये पहले भी पढ़ा, ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, ये रियल जीडीपी है, और किस तरीके से हमने इसे डिराइव करा था। 45 डिग्री पर हमारा वाई जीडीपी बना हुआ है। नीचे हम जब इसी से बनाएंगे तो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी के बीच में रिलेशनशिप शो करता हुआ बनेगा आईएस कर्व, यानी कि इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 होता है तब हमारा जो रियल जीडीपी है वो कितना होगा, Y होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट उतना कम, इन्वेस्टमेंट उतना कम, यानी रियल जीडीपी उतना ही कम। रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल जीडीपी के बीच में भी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज़्यादा, रियल जीडीपी उतना ही कम। इसलिए जो हमारा आईएस कर्व होता है वो राइट टू लेफ्ट बैकवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर हम स्लोप ऑफ आईएस कर्व की बात करें तो आईएस कर्व का स्लोप इट्स नॉट राइट टू लेफ्ट, इट्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो जो आईएस कर्व का स्लोप होता है वो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब हम बात करते हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ठीक है, आईएस कर्व जो है
वो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है? इसके डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीज़न होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और रियल जीडीपी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट उतनी कम होगी, जीडीपी उतनी ही कम होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होगा, इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा होगा और रियल जीडीपी उतनी ही ज़्यादा होगी। यही रीज़न है कि हमारा जो आईएस कर्व होता है यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व होता है वो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये आ गए। हमने सबसे पहले पढ़ा कि आईएस कर्व को हमने डिराइव कैसे करा, फिर हमने पढ़ा कि अच्छा आईएस कर्व का स्लोप कैसा होता है। अब हम पढ़ेंगे कि 2 टाइप्स ऑफ आईएस कर्व होते हैं। कौन से 2 टाइप्स? एक तो फ्लैटर आईएस कर्व होता है, एक स्टीपर आईएस कर्व होता है। फ्लैटर यानी चपटा, स्टीपर यानी गहरा। अब हम बात करते हैं कि अच्छा इस फ्लैटर और स्टीपर का होने का रीज़न क्या हो सकता है। फ्लैटर आईएस कर्व तब होता है जब ये चेंज, इट इज़ डिनोट द चेंज, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने पर इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, तो हमारा आईएस कर्व फ्लैटर बनता है। या फिर हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब हमारा मल्टीप्लायर बढ़ता है, व्हाट इज़ मल्टीप्लायर? के इज़ इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। जब हमारा मल्टीप्लायर ज़्यादा होता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, जिससे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा और हमारा स्लोप ऑफ आईएस कर्व कैसा होगा? फ्लैटर होगा। स्टीपर आईएस कर्व में क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने पर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम, माइनर चेंजेस आते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे मल्टीप्लायर के कम होने पर हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो गया, तब हमारा स्टीपर आईएस कर्व बनता है। यानी आईएस कर्व 2 तरह के हो गए, फ्लैटर आईएस कर्व एंड स्टीपर आईएस कर्व। फ्लैटर आईएस कर्व तब बनता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएं। स्टीपर आईएस कर्व कब बनता है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने से रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में बहुत ही कम चेंजेस आते हैं। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है जो IS-1 और IS-2 को शो करता है। यहाँ पर IS-1 हमारा फ्लैटर आईएस कर्व है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के चेंज होने को दिखाता है। IS-2 एक स्टीपर आईएस कर्व है जो ये दर्शाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने पर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में बहुत ही कम चेंजेस आए। स्लोप क्या है इसका? 2 तरह के आईएस कर्व पढ़ लिए, फ्लैटर, स्टीपर। अब हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि आईएस कर्व किस चीज़ का इम्पैक्ट आईएस कर्व पे आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का आ रहा है, इन्वेस्टमेंट का आ रहा है और जीडीपी का आ रहा है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी ज़्यादा होती है आईएस कर्व उतना ही, जीडीपी उतनी कम होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम, जीडीपी उतनी ही ज़्यादा होती है और इसी से हमारा आईएस यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व डिराइव होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं शिफ्ट इन आईएस कर्व कि वो कौन से रीज़न है जिनकी वजह से आईएस कर्व लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हो जाता है। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी 2 सेक्टर की होती है, 2 तरह की भी होती है, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी। जब हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C + I। जब हम 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C + I + G यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जब हम 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C + I + G + एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये हो जाता है हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी, ये हो जाता है हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी और ये हो जाता है हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी यानी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन का मतलब होता है हमारे खर्चे जो हम बढ़ाते हैं और घटाते हैं और ये इनकम पे डिपेंड करता है। और इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह का होता है। एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपने ये पढ़ा ही होगा इकोनॉमिक्स में, सबसे पहले यही चीज़ आती है। एक प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना और एक कस्टमर चाहता है यानी कंज्यूमर चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक प्रोड्यूसर करता है जो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। इसीलिए जब हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट देखें तो वो कैसा होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक
प्रोड्यूसर चाह रहा है तो जाहिर सी बात है वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहेगा, इसीलिए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमारी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई एक रेखा होती है। लेकिन अगर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है सोशल वेलफेयर करना, इसीलिए जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक सीधी रेखा बनती है। यहाँ पर हम जिस आई की बात कर रहे हैं वो आई हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। टू सेक्टर इकोनॉमी में हमने इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस आई पढ़ा। एग्रीगेट डिमांड मैंने बताया। टू सेक्टर इकोनॉमी में हम कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट कर रही है फॉर द सोशल वेलफेयर के लिए, जो गवर्नमेंट कर रही है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करा। जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, रोड बनवाती है, सड़कें बनवाती है, पुल बनवाती है, जब गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क करवाती है, लोगों को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, तो ऐसे केस में लोगों की इनकम बढ़ती है। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और बढ़ के ए से क्या हो जाएगा? AE1 हो जाएगा। जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ऐसे केस में जो हमारा IS यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व था वो भी राइट साइड में मूव कर जाएगा या शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड में। लेकिन जब गवर्नमेंट खर्चे करना बंद कर देती है या कम कर देती है तो ऐसी सिचुएशन में जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो AE1 से क्या हो जाएगा? AE2 नीचे की तरफ आ जाएगा और जो हमारा IS कर्व है वो राइट साइड की बजाय लेफ़्ट साइड में जो है वो शिफ्ट कर जाएगा और IS1 से IS2 हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड द शिफ्ट ऑफ IS कर्व। IS कर्व में जो शिफ्टिंग है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कांस्टेंट रहने पे अन्य कारक अदर फैक्टर्स की वजह से होती है। वो अदर फैक्टर क्या हो सकते हैं? या तो हमारे कंजम्पशन में चेंज करना या फिर इन्वेस्टमेंट में चेंज होना। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कौन सा है? ये इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट कर रही है। जो खर्चे गवर्नमेंट कर रही है वो हमारे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि IS कर्व किस तरह से डिराइव होता है, IS कर्व किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, IS कर्व का स्लोप क्या होता है, फ्लैटर और स्टीपर दो तरह के IS कर्व के बारे में पढ़ा और IS कर्व में शिफ्टिंग किस तरह से होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे LM कर्व कैसे डिराइव होता है और LM कर्व में शिफ्टिंग का क्या रीज़न होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।